नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की फिर से नई क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जीव विज्ञान का, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले फिर से टॉप 20 क्वेश्चन आज की क्लास में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, जो हमने कल आपको मैराथन प्रोवाइड कराई है विश्व के भूगोल की, जरूर आप लोग उसको टाइम निकाल कर देखिए। लगभग क्वेश्चन टीआरई 4 के एग्जाम में आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर उसको टाइम निकाल कर 100% देखिए। वो क्लास आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अंत तक हमारा वीडियो देखने पर पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। चलिए देखते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहता है पहला क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक नाम भी देख लेते हैं, क्या टॉपिक का नाम है। कहता है कोशिका व कोशिका संरचना व विभाजन। आप देखते हैं इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बने हुए थे, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपकी मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपकी मानव कोशिका होती है उसमें लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आपकी एक जोड़ी होती है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो आप लोग 23 जोड़ी बोलेंगे, और वैसे अगर पूछेगा तो आप लोग 46 गुणसूत्र बताएंगे, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों यानी महिला तथा पुरुष में समान ही होते हैं, जबकि 23वां जो आपका गुणसूत्र होता है वो पुरुष तथा महिला में दोनों में क्या आपका होता है, अलग अलग होता है। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में आपके XY होता है और महिला में ये आपके XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र की जीन व्यवस्था होती है। तो बस आपको उस वाले क्वेश्चन में इतना याद रखना, महिला की जब बात होगी लास्ट आपका जो गुणसूत्र होगा वो XX, और जब पुरुष की बात होगी तो वहां पर XY। ठीक है, इतना डिफरेंस याद रखना। 462 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है गुणसूत्र पर जीन व्यवस्था होती है, यानी जो आपके गुणसूत्र होते हैं उस पर पूछा गया जीन की व्यवस्था किस तरीके की होती है, चक्रीय होती है या विसरित होती है या रेखिक होती है। तो याद रखना है आपके गुणसूत्र पर जो जीन की व्यवस्था होती है वो आपकी रेखिक होती है। अब किस लिए रेखिक होती है इसको हम लोग एक्सप्लेन के माध्यम से समझते हैं। का एक्सप्लेन देखेंगे, वहां से आपको 100% सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहली पॉइंट या पहली लाइन कहती है आपकी ये, गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। कैसी होती है, आपकी रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन भी होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र एक विशेष स्थान पर भी होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिल कहलाता है। क्या कहलाएगा, एलिल कहलाता है। कौन सा गुणसूत्र जो प्रत्येक गुणसूत्र पर अपना समान स्थान रखता है उसको हम लोग एलिल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते क्या कहता है। कहता है डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक भी होते हैं जो जीन के कार्य को क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है इनमें से। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार होगा, जब बात होगी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की, तो प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोशिका आपकी लिम्फोसाइट हो जाएगी। कौन सी, लिम्फोसाइट। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, आखिर लिम्फोसाइट होता क्या है। कहता है लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद भी करती हैं, और ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती हैं, जो हमारे लाइन आपसे कहता है जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाती हैं। ठीक है, तो आप लिम्फोसाइट्स के बारे में समझ गए होंगे, ये आपकी श्वेत कोशिकाएं होती हैं, और कुल संख्या का लगभग ये भी याद रखना आपकी रक्त कोशिकाओं में कितना होते हैं, ये आपके 20 से 40% होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 464 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है
ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, आगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है। तो याद रखना, जब बात होगी आपके ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका की, तो वहाँ पर जो आपकी कोशिका होती है वो आपकी द्विगुणित रूप में होती है। अब देखते हैं किस लिए आपके द्विगुणित रूप में होती है, इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं। कहता है ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, आपकी द्विगुणित होती है। ठीक है, और ये याद रखना बीजाणु आपका कैसा होता है, आगुणित होता है। ये बातें दोनों याद रखना, बीजाणु की जब बात होगी तो वहाँ पर आप लोग ऑप्शन आगुणित से ही लगाएंगे। अब कहता है ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ, आखिर ये ब्रायोफाइट है क्या, तो आप लोग जवाब देंगे ये पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी में क्या कहता है, जिसमें आपकी समहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं। इसे वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में आपके क्या होते हैं, उगते हैं, और आकार में आपके कैसे होते हैं, छोटे भी होते हैं। उदाहरण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, काई, लीवरवार्ट्स और हार्नवार्ट्स, ये सब आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का उपयोग करती है, ग्लूकोज का या वसाम्ल का। तो याद रखना आपके ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है वो आपके ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से उपयोग करती है। कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखना C6H12O6 होता है। यह जल में आपके घुलनशील भी होता है और इसका स्वाद भी आप लोग याद रखेंगे, मीठा होता है। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम आपका हो जाएगा पोषक पदार्थ। देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। कहता है वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है उसको क्या हम लोग कहते हैं। तो याद रखना जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो आपका एंजाइम जो होता है वो आपका एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन आपका क्या कहता है। कहता है एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ क्या होता है, मिश्रित होता है यानी मिलता है, या एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को क्या करती हैं, आपके स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर क्या करता है, शर्करा बनाता है। स्टार्च जो होता है ये आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख में शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपके मुख में से शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला आपका पहला एंजाइम है। तो इस का एक्सप्लेन आप लोग जरूर 1 से 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। अब देखते हैं 467 नंबर। देखिए यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट समय देना होगा और यहाँ पर हम आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर थोड़ा रुक कर सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि आपके विटामिन से एक क्वेश्चन आना 100% तय है। और ये अगर आपने 1 मिनट अच्छे से देख लिया तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो याद रखना जो विटामिन B12 होता है इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपके कोबालामिन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा B12 का रासायनिक नाम, कोबालामिन। भाई इसका एक्सप्लेन क्या कहता है आपसे। कहता है विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहले पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो चयापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को क्या करते हैं, आपके रोकते हैं। विटामिन के कुल प्रकार आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, 13 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन बोला जाए आपसे एग्जाम में, जल में घुलनशील विटामिन आपके B और C हो जाएंगे। और यहाँ से अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील तो ADE ये दोनों पार्ट आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जल में घुलनशील BC और वसा में ADE। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम आपके कौन कौन से होते हैं। हर एक विटामिन को आप जरूर अपने मुंह से बोलते हुए चलना, तभी आपको चीज़ें क्लास में ही याद होंगी। तो पहला विटामिन ए का अगर नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा और विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। तो विटामिन B6 का नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग जवाब देंगे साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। से एग्जाम में पूछा जाए कि हम लोग विटामिन C आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन D को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और विटामिन E का रासायनिक नाम आपके टोकोफेरोल हो जाएगा। और विटामिन K को अगर पूछा जाए एग्जाम में तो उसको हम लोग फिलोक्यूलोन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो है आनुवंशिकी तथा विकास। इस टॉपिक से देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। कहता है आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो आपका आनुवंशिकता शब्द होता है ये जो है आपके आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। अब किस तरीके से संदर्भित करता है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है ऐसे लक्षण जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी आपके पूछा जाए एग्जाम में किसने दी थी तो इनका नाम आप लोग जरूर लिख लेना एक बार। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। किसके बारे में? आपके आनुवंशिकता के बारे में, जिस कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं तो आप लोग जवाब देंगे ग्रेगर जॉन मेंडल जी को। फिर कहता है अपने प्रयोग हेतु उन्होंने यानी जो अपने प्रयोग हेतु उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था ये भी याद रखना, मटर के पौधे पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 469 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी आपने अगर एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब दे सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका राइट जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो आप इसका एक्सप्लेन जरूर वीडियो रोककर पढ़ लेना। अब देखते हैं 470 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखते हैं, कहता है जीनोम का चलना कहलाएगी या गुणसूत्र का चलना या जीन मानचित्रण। तो याद रखना जब बात हो रही है जीनों की आपेक्षिक स्थिति की ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है वो आपके जीन मानचित्रण कहलाएगी। अब किस तरीके से जीन मानचित्रण कहलाती है उसको समझते हैं। कहता है किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों का ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रूपांतरण कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं या जीन कहते हैं। तो याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर माता पिता से संतान में कोई लक्षण पहुंच रहे हैं तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। देखिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल। तो इस टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। फिर से इसका एक्सप्लेन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। कहते हैं माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। कहता है वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली जानकारी आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। देखिए ये चीज़ हम 3 बार आपको बता चुके हैं तो आप भूल नहीं सकते अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पूरे इन्हें हम लोग जो है आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। कहता है जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के पूछे गए और किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तीनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा आपकी कौन सी है। पादप वर्गीकी होगी या परिस्थितिकी होगी या पादप कार्यकी होगी। तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 472 का, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कार्यकी आपकी प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा हो जाएगी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन। कहता है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी
जो है वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक आपके क्लाउडे बर्नार्ड हैं। कौन है? क्लाउडे बर्नार्ड आपके क्या हैं? पादप कार्यकी के जनक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मृत जीवों के अपघटक हैं। तो मृत जीवों के आपके अपघटक इनमें से पूछा गया कौन कौन से हैं? तो याद रखना इसमें आपके मृत जीवों के अपघटक में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका जीवाणु ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका कवक भी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा वायरस। तो यहाँ पर यानी 2 जवाब सही हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन हम लोग देखेंगे। क्या कहता है? वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों को अपघटन करके उन्हें सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वो आपके अपघटक कहलाते हैं। जैसे आपका विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ये जब हैं आपके सब अपघटक के उदाहरण हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अपघटक के उदाहरण कौन से हैं, तो ये जरूर याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है पादप जगत से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से फलीदार फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? चलिए समझते हैं। पहला दलहन, ज्वार, बाजरा। तो याद रखना इसमें जो फलीदार आपकी फसल हो जाएगी वो आपकी दलहन हो जाएगी। अब किस लिए दलहन होगी इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं। कहता है दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना और लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन अगर पूछा जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है। सर्वाधिक आपके दाल का उत्पादन आपके मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 475 नंबर आपका क्या कहता है? कहता है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से वर्णक आवश्यक होते हैं? तो याद रखना लेग्यूमिनस पौधे की बात हो रही है, तो इसके स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आपके लिए आवश्यक होगा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसके लिए आपके लैग हीमोग्लोबिन वर्णक जो है आपका आवश्यक होगा। देखिए इसको आप ट्रिक से रिलेट करके याद कर सके। लेग्यूमिनस पौधे मतलब लैग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखते क्या कहता है। कहता है लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपके लैग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। कहता है लैग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदान करता है। इसलिए लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियास के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। देखते हैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एनिमल वर्ल्ड यानी जंतु जगत से। कहता है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया ऑर्निथोलॉजी अध्ययन ये किसका अध्ययन कहलाता है? पत्तियों का या हड्डियों का या पक्षियों का? तो याद रखना जो आपके ऑर्निथोलॉजी अध्ययन होता है ये आपके पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द किससे बना हुआ है? तो 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ओर्निस मतलब पक्षी और दूसरा लॉजी का मतलब सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास, स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवाज़, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से आपका क्या है? संबंधित है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कहता है पादप आकारिकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए, पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कीट बच्छी पौधा है? तो कीट बच्छी पौधा आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कीट बच्छी पौधा आपके इसमें से ड्रासेरा हो जाएगा। ड्रासेरा जो है ये आपका कीट बच्छी पौधा हो जाएगा। देखते हैं इसका समझते हैं। कहता है ड्रासेरा एक कीटहारी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि अथवा दलदली भूमि में उगते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपना आहार बना लेते हैं। ये आपके ड्रासेरा कीटहारी पौधे के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? देखते हैं किस पेड़ की उम्र की गणना हम लोग कर सकते हैं। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने
के घेरे की माप से जो है हम लोग किसी पेड़ की उम्र की गणना कर सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा या परासरण हो जाएगा? तो याद रखना आपके आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ये जो है आपकी कौन सी भौतिक प्रक्रिया कहलाएगी? ये आपकी विसरण कहलाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन लीची का खाद्य भाग है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करना, और जिस तरीके से आपको हमारी क्लास लगी उसका भी रिस्पॉन्स आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि TRE 4 से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी, सारी महत्वपूर्ण किताबों की PDF आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे हम। आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, और पढ़ते रहिए अच्छे से। आप अपना टारगेट लेकर चलिए कि आज से TRE 4 के एग्जाम के लगभग 60 से 65 दिन बचे हुए। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। चलिए